वुशु जैसे खेल को चुनना, क्योंकि मोस्टली यूथ इसमें जाता नहीं है जल्दी से, तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया? एक डायरेक्शन सबके पास होती है और एनर्जी सबके पास होती है। उस डायरेक्शन को मतलब उस एनर्जी को किसी डायरेक्शन में लगाने का काम वो मेरे पिताजी ने किया। जी। तो कहाँ से पढ़ाई करी और क्या माहौल मिला आपको स्कूल एजुकेशन के अंदर, कॉलेज एजुकेशन के अंदर? क्या वहाँ खेलों में कितना सक्रिय रहे? जी, तो स्कूल से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और 10th के बोर्ड के अंदर भी मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि हाफ ईयरली में दे नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे कंपटीशन थे। जी। तो स्कूल का कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा। कभी ऐसा नहीं लगा कि जीवन में पढ़ाई या फिर खेल किसको चुना जाए? बड़ा असमंजस की स्थिति कभी बनी तो होगी एक दिन तो। ये मेरे साथ हुआ, स्पेशली माताजी के देहांत के बाद। जी। तो 10th के अंदर जब मैं था तब मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद हम लोगों का घर भी शिफ्ट हो गया। जैसे मैंने बताया कि चौगाना स्टेडियम के पास में था पुराना वाला घर। जी। अब मेरा घर चेंज होके नई लोकेशन पर आ गया। बिल्कुल। वहाँ से घर दूर था और कुछ फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त मेरे पास। सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से जाना, और वहीं से मैं स्कूल भी साइकिल से ही जाया करता था। तो उस वक्त काफ़ी हेक्टिक था शेड्यूल। समहाउ माइंड में आने लगा कि खेल के क्या ही मिल रहा है। हर जवान लड़के का एक ड्रीम फौज में जाना होता है, मेरा भी वही था। और एनसीसी से मुझे लगा कि समहाउ थोड़ा बहुत मैंने अचीव कर लिया। फिर वुशु है क्या और किस तरीके से, अगर हमारे दर्शक या हमारे जो युवा दर्शक हैं अगर वो इस खेल के प्रति जाना चाहें, खेल के अंदर जाना चाहें, तो कैसे जाएं? वू और शु 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जी। वू का अर्थ है युद्ध और शु का अर्थ है कला। तो ये वुशु है, एक खेल है। और कुंफू का अर्थ जो है वो चाइनीज एग्जैक्ट वर्ड है। किसी भी चीज़ को आप रिपीटेटिवली अगर आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गाने को भी अगर मैं रिपीटेटिवली गा रहा हूँ और पूरे पैशन से गा रहा हूँ तो वो मेरा कुंफू है। लेकिन वहाँ पर मार्शल आर्ट को लोग इतना रिपीटेटिव करते हैं, तो एक काइंड ऑफ सिनोनिम या पर्यायवाची, वुशु का पर्यायवाची कुंफू से हम लोग जानते हैं। और इतना ज़्यादा कॉमन है कि वर्ल्ड वाइड कुंफू को एक मार्शल आर्ट के तौर पर ही जाने लगा। तो वुशु और कुंफू एक ही चीज़ है, दोनों समान है, कोई दोनों में भेद नहीं है। और अभी अधिकतर लोग कुंफू के नाम से जानते हैं क्योंकि मूवीज़ के अंदर यही नाम ज़्यादा फेमस हुआ। जब मैं चीन में टूर्नामेंट खेलने गया, मैं आपको बताना चाहूँगा जी, 6 साल के बच्चे इतने ज़्यादा अच्छा एक्रोबैटिक्स करते हैं। मैं सिर्फ बात वुशु की ही नहीं कर रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ या किसी भी चीज़ की बात करूँ, इतनी अच्छी जंप्स, इतनी अच्छा उनका प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर साइंटिफिक वे, गेम रिलेटेड कोई सा भी स्पोर्ट हो, वो चाहे फिर वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस के अंदर जो स्टार हैं आज चाइनीज़ हैं, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैंने वहाँ पर देखा एकदम माइंड ब्लोइंग। और फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। कभी ऐसा लगता है कि भाई वुशु को जितना लोगों को जानना चाहिए था या जो पहचान मिलनी चाहिए थी इस खेल को, वो नहीं मिल पा रही है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा दुख है हम लोगों का कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि सरकार ने घोषणाएं बहुत सारी करी जी, और उनको फुलफिल वो नहीं कर पा रही हैं। मैं मेरी ही एग्जांपल देता हूँ जी। सर, मैंने एनआईएस कर रखा है, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत रखा है, मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीत रखे हैं, स्टेट के अंदर भी मेरे बहुत सारे मेडल हैं। अब आप उसके बदले के अंदर आपने मुझे आउट ऑफ 10 के अंदर एक नौकरी दी। इसके अंदर एक तो ऐसा क्लॉज नहीं है कोई भी कि अगर आप मेडल के बाद प्रमोशन लाते हो तो आपको मेडल लाते हो कुछ भी टूर्नामेंट में तो आपको कोई प्रमोशन, ऐसा कुछ क्लॉज है ही नहीं। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाया हूँ, मुझे इंक्रीमेंट मिला है 480 रुपये का मात्र। ये क्योंकि पॉलिसी में कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ यही लिखा है आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा 480 रुपये पर मंथ का। अगर आप इंटरनेशनल में ला रहे हैं तो 2 इंक्रीमेंट एक साथ मिल जाएंगे। हम 2030 में ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हैं सर, 2029 में। हाँ, जो नेक्स्ट ओलंपिक के उसके लिए बिडिंग हम कर रहे हैं। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? तो अभी सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं कि सरकार किस तरह इस खेल को प्रमोट करे, या फिर बाकी जो अन्य खेल हैं जो छिपे हुए हैं या जिनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है खेल प्राधिकरण का? देखो, सरकार से डिमांड बहुत ही बेसिक सी हैं। मतलब हमको कुछ बहुत हाई फाई या भयंकर, मैं विश्व स्तरीय नहीं बोल रहा हूँ जी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो अब एक ग्रास रूट लेवल को स्टार्ट कर देंगे। कुछ सुझाव मांगे गए थे जी लास्ट ईयर ही, वो हम लोगों ने सुझाव लिखे थे और बाकायदा एप्लीकेशन लिखे के अंदर हमने दी भी थी केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। उसका आगे क्या हुआ ये तो भगवान जाने या फिर सरकार। कुछ लोग मंजिल तक पहुंचते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत से मंजिल का मतलब ही बदल देते हैं। जिसके इरादे बुलंद हों उसे मंजिलें सलाम करती हैं। जो देश के लिए खेलता है दुनिया भी उसका नाम करती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की धरती के ऐसे खिलाड़ी
जिन्होंने अपने दम, अनुशासन और अथक मेहनत से भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराया है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी अर्केश्वर मेड़तवाल की। जी हां, अर्केश्वर एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जिंदगी ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही ऐसी परीक्षा दी जिसकी कल्पना भी कोई बच्चा नहीं कर सकता। जी हां, कम उम्र में ही उनके सिर से मां का साया उठ गया। जिस उम्र में बच्चे मां की ममता की छाप में सपने बुना करते हैं, उस उम्र में अर्केश्वर ने जिम्मेदारियों और संघर्षों का सामना करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने हालात के सामने हार मानने के बजाय उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। महज 6 साल की उम्र में खेल की शुरुआत करने वाले अर्केश्वर ने वर्ष 2003 से वुशु की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब जूनियर से लेकर सीनियर, नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 2025 में चीन में आयोजित विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने पूरे देश और राजस्थान का नाम भी रोशन किया। विशेष बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुशु में लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वे राजस्थान से और देश के चुनिंदा खिलाड़ी हैं। आज हम सिर्फ एक खिलाड़ी से नहीं बल्कि संघर्ष, अनुशासन, समर्पण और सपनों को हकीकत में बदल देने वाले इंसान से बातचीत करने जा रहे हैं। तो आइए जोरदार स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी अर्केश्वर मेड़तवाल का। अर्केश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSC 9 न्यूज़ के इस खास पॉडकास्ट। सबसे पहले तो NSC 9 न्यूज़ आपका धन्यवाद कि आपने एक एथलीट को बुलाया, और आपका भी धन्यवाद आकाश जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मुझे दिया कि कुछ मेरे पास्ट के बारे में, कुछ मेरे बचपन के बारे में। लेकिन थैंक यू सो मच अगेन NSC 9 मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं आगे। तो आपकी जो आज जो आप हमारे साथ बैठे हैं, आपको सबसे पहले तो हम आपकी खुशी जाहिर आपसे मांग चाहेंगे कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? एक फील गुड फैक्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि राजस्थान जैसे शहर में अपना जो प्रदेश है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी कि हम लोग बिजनेसमैन को बहुत जानते हैं जी, या फिर एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर को बहुत जानते हैं जी, किसी पॉलिटिशियन को हम जानते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने और कुछ काम करे हों उन्हें हम जानते हैं, मगर खिलाड़ियों को उतने महत्व नहीं दी जाती। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, मगर आज हम बास्केटबॉल के मैं अगर पूछूं कि कितने राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम जानते हैं, जी, तो एक बहुत थोड़ा दुखद है ये कि राजस्थान में खिलाड़ियों को या फिर खेल के प्रति इतना रुझान नहीं है। तो मैं वापस से धन्यवाद दूंगा NSC 9 के कि आपने किसी खिलाड़ी को बुलाया अपने मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। NSC 9 का प्लेटफॉर्म बना ही सभी के लिए है, छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए और लोगों को उनका प्रेरणा देने के लिए। लेकिन अर्केश्वर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो आजकल जुनून है पूरे देश में, वो क्रिकेट का चलता है और भी कुछ खेल हैं, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी रहा है, लेकिन वुशु जैसे खेल को चुनना, क्योंकि मोस्टली यूथ इसमें जाता नहीं है जल्दी से, तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रिकेट और दूसरे खेलों में इन दिनों रुझान बढ़ने लगे हैं, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ इस बात को, मगर फिर भी ऐसा खेल वुशु जिसको अभी भारत में भी इतनी लोकप्रियता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 2003-2004 की, जी, तब किसी दूसरे खेलों के बारे में ही सोचना मुमकिन नहीं था। तब ऐसे में वुशु खेल जो कि बहुत ही नया था उस टाइम पर, वो शुरुआत की देन हुई मेरे पिताजी के थ्रू। जी, तो हम लोगों का घर जयपुर के चौगान स्टेडियम के पास हुआ करता है, वहाँ पर हम लोग जाया करते थे और ताइक्वांडो खेला करते थे। मेरे पिताजी खुद जूडो के खिलाड़ी रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो उन्होंने कुछ आर्थिक तंगी के कारण और घर के जो भी, सभी को पता है हम लोग एक बहुत मध्यम वर्ग या मध्यम से भी निम्न वर्ग से मैं आता हूँ, उस बैकग्राउंड के अंदर पिताजी को उतना सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि क्यों ना बच्चों को एक बार प्रोत्साहित किया जाए। तो मेरे 2 भाई और 2 बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और हम चारों ही वहाँ पर खेल खेला करते थे। चारों ने ही ताइक्वांडो से शुरुआत की। अर्केश्वर जी, आपने महज 6 साल की उम्र में वुशु के शुरुआत की, लेकिन आपने कहा पिताजी से आपको प्रेरणा मिली इस चीज़ के लिए। माताजी का देहांत भी जल्दी हो गया, माताजी का साया आपका सर से छूट गया, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में, आर्थिक कंडीशंस में खेल के प्रति अपने रुझान को बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है जी। तो ऐसे कौन से फेज आपके सामने आए और उनसे कैसे आप निकलना आपका आसान हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंस्पिरेशन, मतलब
एक डायरेक्शन सबके पास होती है और एनर्जी सबके पास होती है। उस डायरेक्शन को मतलब उस एनर्जी को किसी डायरेक्शन में लगाने का काम वो मेरे पिताजी ने किया। जी। कि जब स्कूल से हम लोग आते थे तो आते उन्होंने बोला कि अपना होमवर्क करो और जो शाम का जो खेलने का समय है उसको किसी डायरेक्शन में दो। तो वहाँ से हम लोगों ने चौगान स्टेडियम जो मेरे घर के निकट ही है, वहाँ से हमने जाना शुरू किया था। वहाँ से खेल की शुरुआत हुई और मज़ा ऐसे आने लगा कि कंसिस्टेंट क्यों रह पाया मैं, कि पहले मैंने शुरुआत ताइक्वांडो से करी। मेरे पहले सर जो साबिर खान सर हैं जी, जिनका जो मेरे प्रथम गुरु रहे ताइक्वांडो में, तो वहाँ से हम लोग सिर्फ किक मारा करते थे। ताइक्वांडो केवल किक्स चलती हैं जी। तो जब नया नया गेम वहाँ पर वुशु इंट्रोड्यूस हुआ तो बच्चा था, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो पंच या ग्लव्स हम लोगों को पहली बार देखने को दिखा। छोटे थे तो बोले घूंसा देखने को मिला, बोले यहाँ तो इस खेल में तो घूंसा भी मारते लात के साथ। जी। तो सिर्फ ये क्यूरियोसिटी थी जिसके कारण मैं ताइक्वांडो से वुशु की ओर ट्रांजिशन किया। बचपन में तो एक अलग ही आनंद होता है लात घूसों से खेलने का। बिल्कुल। ऊपर से फिर वो जो एक इमेज थी वो बॉक्सिंग वाली, जी जी। बोले यार घूंसा मिल गया। ग्लव्स तो हमें पता ही नहीं था ये होता जी, क्या, घूसा मिल गया। घूंसा मिल गया। तो फिर हमने घर पे पिताजी को कहा। फिर पिताजी को भी ऐसा कि कॉम्बैट स्पोर्ट है, इंजरी के चांसेस होते हैं, मगर वो खुद जूडो के खिलाड़ी रहे हैं तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शुरू कीजिए। फिर शुरुआत के अंदर हमने कंपटीशन खेले और शुरुआत के 1 साल में ही मैंने स्कूल स्टेट के अंदर मेडल लिया। और फिर उसके कारण फिर मेरा रुझान बढ़ने लगा क्योंकि स्कूल के अंदर ही मुझे बुलाया जी। और वहाँ पे सम्मानित किया। तो फिर कहीं ना कहीं से एक चस्का खेल का मुझे वहाँ से चला और जिसके कारण मैं बहुत कंटिन्यू कर पाया आगे भी। तो कहाँ से पढ़ाई करी और क्या माहौल मिला आपको स्कूल एजुकेशन के अंदर, कॉलेज एजुकेशन के अंदर? क्या वहाँ खेलों में कितना सक्रिय रहे? जी। तो वहाँ भी टीचर्स रहे होंगे, कोच रहे होंगे, तो उनके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं मेरा स्कूल था DAV स्कूल जी। तो वहाँ से मुझे खेलों के लिए प्रोत्साहित ऐसे मिला कि समहाउ उन्होंने मेरी जो फीस थी वो आधी कर दी। और बहुत मध्यम वर्ग से आने वाले लड़के के लिए जब फीस आधी हो जाती है जी। तो घर वालों के सर के ऊपर से भी हेडक बहुत बड़ा वजन कम हो जाता है। तो सही। घर वाले भी इसमें खुश और मैं भी खुश कि भाई अब ये वाली चीज़ तो थोड़ी कम हो गई। और दूसरी चीज़, हम लोगों को फर्स्ट पीरियड के अंदर छूट मिल जाती थी और उसका कारण रहता था कि सर हम लोग तो प्रैक्टिस कर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा रिलैक्सेशन भी था। तो स्कूल से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और 10th के बोर्ड के अंदर भी मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि हाफ ईयरली में दे नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे कंपटीशन थे। जी। तो स्कूल का कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद +2 के अंदर मैंने राजस्थान के अंदर एक इंग्लिश मीडियम इकलौता स्कूल है, राजकीय राजा रामदेव पोद्दार बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट विद्यालय है। हाँ जी। ये सरकारी स्कूल जो कि गांधी सर्कल के निकट है, जयपुर के अंदर ही। जी। वहाँ से मेरे 11th और 12th दोनों मेरे वहीं से हुआ। और वहाँ पर ये मानो कि मुझे और उड़ान मिल गई। उसका कारण ये रहा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था। एक जो डिसिप्लिन वाली चीज़ होती है जी, जो एक प्राइवेट स्कूल में होती है, उससे मुझे आज़ादी मिली। उससे आज़ादी मिल गई। सरकारी विद्यालय में क्या है, बच्चों को खुलकर जीने की बिल्कुल। आज़ादी मिलती है। वहाँ पर फिर मैंने और भी गेम एक्सप्लोर किए। वहाँ पर मैं फुटबॉल टीम का कैप्टन रहा। जी। हमारे PTI सर बिल्कुल 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 थे, उन्होंने भी हमको काफ़ी प्रोत्साहित किया। फिर NCC भी हमने ज्वाइन की। तो स्कूल के अंदर जब भी ऐसा कुछ होता था कि न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कटिंग आई है मेरी, तो इवन गवर्नमेंट स्कूल के होने के बावजूद भी वहाँ पर भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और लाइक असेंबली में बुला करके छोटा सा अनाउंसमेंट, उस एज के ऊपर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती थी वो। तो वो कहीं ना कहीं स्कूल का वो साथ मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो छोटे छोटे प्रोत्साहन ही है जो जब ऐसा लगता था कि किसी भी कारण से कि गेम से पीछे हो रहा हूँ या कम हो रहा हूँ, तो वो छोटे छोटे फील गुड फैक्टर जो हैं वो काफ़ी मुझे उन्होंने मदद करी ताकि मैं और इसको कंसिस्टेंट कर पाऊँ। कभी ऐसा नहीं लगा कि जीवन में पढ़ाई या फिर खेल किसको चुना जाए? बड़ा असमंजस की स्थिति कभी बनी तो होगी एक दिन तो। ये मेरे साथ हुआ, स्पेशली माता जी के देहांत के बाद। जी। तो 10th के अंदर जब मैं था तब मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद हम लोगों का घर भी शिफ्ट हो गया। जैसे मैंने बताया कि चौगान स्टेडियम के पास में था पुराना वाला घर। जी। अब मेरा घर चेंज होकर नई लोकेशन पर आ गया। बिल्कुल। वहाँ से घर दूर था और कुछ फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त मेरे पास। सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से जाना, और वहीं से मैं स्कूल भी साइकिल से ही जाया करता था। तो उस वक्त काफ़ी हैक्टिक था शेड्यूल। समहाउ माइंड में आने लगा कि खेल के क्या ही मिल रहा है। और ये चीज़ मेरे से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस वाले ज़्यादा बोल देते थे कि तू क्यों खेलता है, क्यों भाई? खेल रहा है? क्या ही मिल रहा है तुझे खेल करके? अब तेरे पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, क्योंकि समहाउ पिताजी भी थोड़े डिप्रेशन में उस टाइम पर चले गए थे। जी। तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है कि अभी से जिम्मेदारियाँ संभाल। तो मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मैंने एज अकाउंटेंट का काम शुरू कर दिया था। तो काइसर प्लाजा जगह है एक, जी यहाँ पर जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल।
तो वहाँ पर मैंने एज ए अकाउंटेंट काम शुरू किया। 7,000 की मेरी सैलरी हुआ करती थी, सुबह 9 बजे जाना और 7 बजे आना, और काफ़ी कम पैसे हुआ करते थे। और उस टाइम के ऊपर फिर मेरा फेज़ ऐसा था कि टाइम ही नहीं है, 9 बजे जाना 7 बजे आना। अब खेल के लिए तो कब समय मिलेगा, सही खुद बात। के लिए कब समय और पढ़ाई के लिए कब समय। तो ऐसा सा एक फेज़ था। तब मेरे माइंड में ड्यूअलिटी थी कि यार सब कुछ छोड़ करके एजुकेशन ही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, कि पढ़ाई करूँगा और कुछ बन जाऊँगा। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई, आपने कहा कि मैं एनसीसी में भी मैं रहा पोद्दार स्कूल के अंदर जी। लेकिन एनसीसी एक बहुत डिसिप्लिन वाली चीज़ है, और उसका क्या प्रभाव आपके खेल पे, आपकी पर्सनैलिटी पे कितना प्रभाव एनसीसी का पड़ा, और कितने साल तक आप एनसीसी में रहे? देखिए समहाउ बहुत ज़्यादा पड़ा जी। और एक एथलीट को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, मगर जहाँ पर वो खुद राजी हो। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। अगर आप मुझे एनसीसी की बात कहेंगे, वहाँ पर मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मगर आप वहीं पर अगर मुझे बात करेंगे कि एक जगह बैठ के डिसिप्लिन से पढ़ाई करना, वहाँ पर मैं शायद नहीं हूँ, है ना। लेकिन मतलब डिसिप्लिन है हम लोगों में, लेकिन बहुत चुनिंदा, और जिन जगह पर है वहाँ पर इतना फोकस्ड है जी कि वो सबसे स्टैंड आउट करने वाली पोजीशन है। तो एनसीसी मैंने स्कूल के अंदर थी, तब मैंने ए सर्टिफिकेट किया। फिर कॉलेज के दौरान भी मैंने बी सर्टिफिकेट किया। मैंने वनराज एयर एस्क्वान जो अपने है जवाहरलाल नेहरू जेलन मार्ग के जी ऊपर, बिल्कुल। ड्यूरिंग कॉलेज में मैंने उसे बी सर्टिफिकेट किया। सी सर्टिफिकेशन के दौरान जब हम लोगों के उसमें कैंप करने जरूरी होते हैं, तो मैंने CATC और ATC कैंप वहाँ पर करा। लेकिन जब एग्जामिनेशन था तब मैं कंपटीशन खेलने चला गया। ओके। तो मैंने A और B सर्टिफिकेट मेरे पास है। C का मैंने थ्रू आउट ईयर में वहाँ पर कैडेट रहा, मगर मैंने C का एग्जाम नहीं दिया। तो मैं अपने आप को B सर्टिफिकेट का ही दावेदार बताऊंगा, C सर्टिफिकेट का नहीं कहूँगा। मतलब आखिरी पायदान पे जाने ही वाले थे। हाँ, और माइंडसेट वही था कि हाँ। स्पेशली जो मैंने साइंस मैथ्स ली थी 11-12 में, जी। उसका रीज़न यही था कि मैं NDA क्रैक करूँगा और फौज में ही मुझे जाना है। तो माइंडसेट तो एक फौजी वाला या फिर डिसिप्लिन वाला बहुत ज़्यादा था। तो मतलब फौज में जाने का आपने एक बार ड्रीम बना लिया था, बुन भी लिया था कि भाई मुझे जाना है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक हर जवान लड़के का होता है और होना भी चाहिए। और जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, फिर चारों तरफ जब आपको एनसीसी कैडेट्स दिखाई दे रहे हैं, डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, जोश दिखाई दे रहा जोश, है, बिल्कुल तो जोश। फिर वो जोश अपने आप नए सपने बुनना स्टार्ट कर बिल्कुल, देता है। मतलब वो एक अलग एक पैरेलल यूनिवर्स मैं बोलूँगा। जी। और एक जोश और जज्बा एक ऐसा मिल जाता है आपको कि फिर आपको लगता है कि हाँ, इसी चीज़ के लिए तो मैं बना था, यही तो मेरा पैशन था, इसी को तो मैं खोज रहा था। वो फैक्टर ऑब्वियसली एनसीसी के अंदर मिलता है। बहुत अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आपको रगड़ा क्या होता है वो पता लगता है, आपको सीनियर की कैसे इज्जत करनी है वो आपको पता लगता है, और आपके जूनियर्स को कैसे ट्रीट करना है। जो उस वक्त हमको लगता था कि यार सीनियर हमको बहुत प्रेशराइज करता है, बाद में पता चला कि वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत और स्पेशली तब पता लगता है जब आप एनसीसी छोड़ देते हो, जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हो, तो फिर वहाँ पर जो वो लोग रगड़ा देते हैं ना, तो फिर लगता है अच्छा इनको ऐसे टैगल करना होता है। तो वो जो टैगल करने की टेक्निक है वो एनसीसी से सीखी। तो कौन सी चीज़ बहुत कहाँ पर इफेक्ट करती है ये आपको नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है हर जवान लड़के का एक ड्रीम फौज में जाना होता है। मेरा भी वही था, और एनसीसी से मुझे लगा कि समहाउ थोड़ा बहुत मैंने अचीव कर लिया। लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताइए कि आखिर आपने वुशु को चुना, लेकिन वुशु को मुझे नहीं लगता कि हमारे 90% दर्शक उस चीज़ को या उस खेल को समझ पा रहे होंगे। जी। लेकिन आखिर वुशु है क्या, और किस तरीके से अगर हमारे दर्शक या हमारे जो युवा दर्शक हैं, अगर वो इस खेल के प्रति जाना चाहें, खेल के अंदर जाना चाहें, तो कैसे जाएं, तो आप उनको अगर बेहतर गाइडेंस दे सकें। जी, तो इसको मैं जो भी नए ऑडियंस हैं, वैसे तो अभी राजस्थान के अंदर ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है वुशु जी। लेकिन जो ऐसे ऑडियंस हैं या पेरेंट्स जो देख रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रीम ढूंढ रहे हैं, तो वुशु एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। भारत के अंदर जो साउथ इंडिया के अंदर बोधि धर्मा थे, जो चाइना में कुंफू कर लेकर के गए, जो जिनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ बनी, तो एक एंशिएंट आर्ट जो कि इंडिया की ही थी, वो चाइना में जाकर और डेवलप हुई। तो आर्ट वो इंडियन, जैसे इंडियन में अभी भी कलायरपट्टू है, सलम्बम है, सब साउथ इंडियन के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा कॉमनली तो साउथ इंडिया में इसका थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है। बिल्कुल, क्योंकि वहीं से ये चाइना में शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ पर बोधि धर्मा ने गए, फिर वहाँ पर डिफरेंट लोगों ने अडॉप्ट किया, फिर जिन जिन लोगों ने अडॉप्ट किया वहाँ से वो डिफरेंट स्कूल बनते गए। लाइक वुडांग स्कूल है एक शाओलिन स्कूल जिसको बहुत फेमस है। तो अलग अलग स्कूल गई, जाके चैंग डायनेस्टी की उसके अलग है। तो वो एक चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि भारत महान है, 10 लोगों को मैं बोलूँ कि इसको लिखिए, आप सब अलग अलग स्टाइल से लिखेंगे, लेकिन चीज़ वो एक ही लिख रहे हैं। सेम ऐसे ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स को अपने अपने तरीके से डेवलप किया। फिर थोड़ा सा दुर्भाग्य भारत का ये रहा कि लगातार आक्रमण रहते, तो भारत उस चीज़ को उतना ग्लोरीफाई नहीं कर पाया। चीन ने उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि आज भी हम
मार्शल आर्ट के नाम पर पहले हमारे माइंड में चीन ही आता है। तो कुंग-फू और वुशु दोनों अलग चीज हैं या फिर उसी का मिश्रण है, क्या है? हाँ, तो मैं इस पर भी आता हूँ। तो वू और शू 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जी। वू का अर्थ है युद्ध और शू का अर्थ है कला। तो ये वुशु है, एक खेल है। और कुंग-फू का अर्थ जो है वो चाइनीज एग्जैक्ट वर्ड है, किसी भी चीज़ को आप रिपीटेटिवली अगर आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गाने को भी अगर मैं रिपीटेटिवली गा रहा हूँ और पूरे पैशन से गा रहा हूँ तो वो मेरा कुंग-फू है। लेकिन वहाँ पर मार्शल आर्ट को लोग इतना रिपीटेटिव करते हैं तो एक काइंड ऑफ सिनोनिम या पर्यायवाची, वुशु का पर्यायवाची कुंग-फू से हम लोग जानते हैं। और इतना ज़्यादा कॉमन है कि वर्ल्ड वाइड कुंग-फू को एक मार्शल आर्ट के तौर पर ही जाने लगा। तो वुशु और कुंग-फू एक ही चीज़ है, दोनों समान है, कोई दोनों में भेद नहीं है। और अभी अधिकतर लोग कुंग-फू के नाम से जानते हैं क्योंकि मूवीज़ के अंदर यही नाम ज़्यादा फेमस हुआ। बिल्कुल। और वुशु कुंग-फू एक ही है। और वर्ष 6 की आयु से अगर कोई बच्चा है, अगर वो बिल्कुल इसको खेलना आरंभ कर सकता है। 7 साल के वर्ष से टूर्नामेंट खेलना बच्चे चालू कर देते हैं। और जब मैं चीन में टूर्नामेंट खेलने गया, मैं आपको बताना चाहूँगा जी 6 साल के बच्चे इतने ज़्यादा अच्छा एक्रोबैटिक्स करते हैं। मैं सिर्फ बात वुशु की ही नहीं कर रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ या किसी भी चीज़ की बात करूँ, इतनी अच्छी जंप्स, इतनी अच्छा उनका प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर साइंटिफिक वे, गेम रिलेटेड कोई सा भी स्पोर्ट हो, वो चाहे फिर वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस के अंदर जो स्टार हैं आज चाइनीज़ हैं, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने वहाँ पर देखा एकदम माइंड ब्लोइंग। और फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। तो पेरेंट्स को तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपका बच्चा है और उनकी एज 6 साल से है तो आप बिल्कुल वुशु के अंदर को शुरुआत कीजिए। अर्केश्वर जी ने भी मात्र 6 साल की उम्र में इस खेल को अपना लिया था और आज लगातार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और 2025 में आप चीन में गए विश्व कुंग-फू चैंपियनशिप के अंदर, जहां ब्रॉन्ज मेडल जीता, तीसरे पायदान पे रहे और भारत का नाम रोशन किया। और सबसे मेन चीज़, आप राजस्थान से वुशु के इकलौते प्लेयर हैं, जितनी हमारी जानकारी। जी बिल्कुल। तो वुशु के अंदर थोड़ा और मैं तो डीप आपको बताता हूँ। वुशु में 2 कैटेगरीज हैं। एक है सांडा या सांशु जिसको हम जानते हैं, उसके अंदर 2 एथलीट हैं जो आपस में कॉम्बैट एक्चुअल में फाइट करते हैं। इसमें किक, पंच और थ्रो। सन शू का अर्थ है, सन का मतलब है 3, शू का अर्थ है कला। तो 3 कलाएं वो हैं, किक, पंच और थ्रो। वहाँ पे एक ओपोनेंट दूसरे ओपोनेंट से फाइट करेगा। 2 मिनट का राउंड होता है। तो एक इसको हम बोलते हैं सांशु। दूसरा पार्ट है ताउलू। तो ताउलू का इकलौता नहीं लेकिन सबसे पुराना खिलाड़ी मैं अपने आप को बिल्कुल कहना चाहूँगा। फिर काफ़ी सारे बैक टू बैक हैं। अभी आज की तारीख में भी अगर हम बात करें तो एक अभी राजस्थान की एक खिलाड़ी हैं जो कि ताउलू की, वो अभी जॉर्जिया में बाटू में एक जगह शहर है, वहाँ पर खेलने गई हुई है ताउलू से भी। हाँ, वो है कि वो मेरे ही स्टूडेंट हैं, मेरे हमारे जो गुरुजी हैं राजेश सर, उनके अंडर के अंदर हम लोग करते हैं। और एज ए सीनियर एथलीट मैं उनको थोड़ा सा गाइड करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो आप एक प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं आज के दौर में। जी, मैंने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण के अंदर में आता है, वहाँ से 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग किया, जो कि कोचिंग के लिए एक अनिवार्य कोर्स है। वर्ष 2023 में मैंने वो किया और बैच टॉपर मैं वहाँ पर रहा। उसके बाद से मैंने मेरा एज अ कोचिंग करियर शुरू करने की थोड़ी कोशिश करी। कोशिश इसलिए कहूँगा कि अगर साइंस की भाषा में कहें तो कोचिंग एक एक्सपीरियंस और एक एक्सपेरिमेंट है जी। तो वो एक्सपेरिमेंट हम खिलाड़ियों पर करते रहते हैं। लेकिन सिखाने से खुद का ज्ञान बढ़ता ही है। बिल्कुल। तो उस चीज़ का भी अनुभव आप कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इसका बाद कभी कभी जब खुद की वीडियोस देखते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी कमी थी, ये मेरी कमी थी। ये सब तभी सीखने को मिला जब मैं दूसरों को सिखाने लगा। उसके बावजूद वुशु के अंदर ताउलू जिसकी आपने बात करी, ताउलू को चुनने के पीछे क्या वजह थी? जी, तो किक, पंच और थ्रो का कॉम्बिनेशन मैंने बचपन में वही शुरू किया, सांशु। और उस दौरान मैंने स्कूल टूर्नामेंट भी खेला और कुछ स्टेट भी खेले और नेशनल के अंदर पार्टिसिपेशन करना था 2004 के अंदर, लेकिन किसी कारण से हम नहीं कर पाए। फिर ताउलू एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर इसके भी बियॉन्ड था वो। तो जब देखने को मिला कि इसके भी बियॉन्ड कुछ होता है क्या, क्योंकि हम लोगों के लिए तो वही बहुत कुछ था जी। तो वहाँ पर एक जंप्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, भाले चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं बहुत लाइटिंग फास्ट स्पीड से। तो समहाउ एक एक्सपीरियंस था कि यार ये कैसी चीज़ है और ये तो हमने सिर्फ मूवीज़ में ही देखा है अभी तक, तो क्यों ना इसका भी एक्सपीरियंस किया जाए। और इसके लिए हमारा सबसे अच्छा सौभाग्य ये रहा कि हमारे जो गुरुजी हैं श्री राजेश कुमार टेलर जी, हमारा सबसे अच्छा सौभाग्य ये रहा कि उनको दोनों कलाएँ आती थी।
उन्हें सांशु भी आता था और उन्हें ताउलू भी आता था। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य, वो भी वर्ष 2004 के अंदर मैं बात बताऊं, जब वुशु को कोई जानता भी नहीं था। ऐसे समय के ऊपर अगर किसी ने हमको ये चीज़ से इंट्रोडक्शन कराया, तो फिर वहाँ पर जब तलवारें चलाने लगे तो आवाज़, उस तलवार की ऐसी आवाज़ आती, फट 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 फट। तो थोड़े दूसरे बच्चों को चलाते हुए देखा, सर भी कभी कभी खुद भी प्रैक्टिस करते थे। तब उसमें रुझान आने लगा कि सर ये भाला भी चलाते हैं, तलवार भी चलाते हैं, ये क्या चीज़ है। तो ऐसे मतलब डर नहीं लगता चोट वोट लग जाएगी, या फिर ऐसे कैसे कर लेते हो ये सब? देखिए हाँ, ये आपकी सही रहा, लेकिन ये डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आप अकेले करें तो शायद आपको डर लगे, लेकिन जब ऐसा माहौल है कि सभी कर रहे हैं, तो मैं कोई बहुत अनोखा काम नहीं कर रहा, तो फिर वो चीज़ बहुत छोटी लगने लगती है। फॉर एग्जांपल जब फाइट्स हम लोग खेलते हैं, तो आप कोई नया आदमी जब फाइट खेलते हुए देखेगा तो लगेगा यार इसमें तो इंजरी के बहुत चांसेस है। मगर आपने 3 दिन तक टूर्नामेंट देख लिया पूरा, उसके बाद फिर आप फाइट देखेंगे, फिर लगा यार कोई नहीं, इसमें तो वुशु में तो होता ही है, बोले किसी के लग गई, खून आ गए, नॉर्मल है, होता ही कभी है। ऐसा इंसिडेंट हुआ साथ में खेलते वक्त? हाँ, ये इस टाइप के अंदर लाइक ताउलू के अंदर नी की इंजरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों की बहुत जंप्स होती है, उनके सारी लैंडिंग सिंगल लेग के ऊपर है। तो उसके अंदर लिगामेंट इंजरी के मेरे साथ वालों के बहुत के ऑपरेशन भी हो रखे हैं। किसी का नी ऑपरेट है, किसी का शोल्डर ऑपरेट है, किसी का जॉ ऑपरेट है। शोल्डर डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है वुशु के अंदर, क्योंकि कंधे का बहुत ज़्यादा रोल है। ये सब हुआ साथ के अंदर, ये सब काफ़ी हम लोगों ने फेस किया। तो ये रीज़न था कि ताउलू की ओर इतना रुझान आया कि फिर 2004 से मैंने कंटिन्यू ताउलू ही खेलना शुरू किया, और अभी तक मैं ताउलू की ही खेलता हूँ। और मैं कोचिंग दोनों की करता हूँ, मगर मेरा जो प्रोफिशेंसी है, या फिर जिसको मैं कहूँ जिस काम के अंदर मैं 100% दे पाता हूँ, वो ताउलू है। इसके अंदर ताउलू के बारे में बताना चाहूँ तो इसमें 4 तरीके की तलवारें हैं, 2 तरीके की लाठी है, 1 भाला है, और 3 खाली हाथ से किए जाने वाले इवेंट हैं। और इनमें एनिमल बेस्ड हैं ये। तो लाइक अगर आपने चाइनीज़ मूवीज़ में भी देखा होगा, लाइक मैंटिस फॉर्म होता है, टाइगर फॉर्म होता है, लाइक फ्लाइंग स्वॉन जो होता है, हंस की फॉर्म, उस टाइप के जो मूवमेंट्स हैं एनिमल्स बेस्ड, उनको कॉपी करके उनको हम इवेंट की फॉर्म में, कि उससे अगर एक एथलीट लड़ाई करेगा तो कैसे करेगा, तो वो हमने सीखा। तो आज जब आप एक तो बहुत बड़ा कहते हैं ना चुनौतीपूर्ण काम आप कर रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन हमें ये बताएं कि भाई रोजाना की जो आप ट्रेनिंग आज भी आपके रूटीन में होगी, क्योंकि एक एथलीट रूटीन में ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता, अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ सकता, तो क्या रूटीन है आपका आज के दौर में? देखिए ये रूटीन मेरा स्पेशली ये 2017 से ऐसा है जिसको मैं रेगुलर कह सकता हूँ जी। उससे पहले कई सारे रीजंस थे रेगुलर रहने के, घर का भी शिफ्ट होना और सडनली कॉलेज का आना, या फिर सब कुछ छूट जाना। लेकिन एक ऐसे कंसिस्टेंसी जो बनी, और उसका क्या रूटीन रहा, या फिर जिसको और भी एथलीट्स फॉलो कर सकते हैं, वो एक रूटीन ये है कि मॉर्निंग के अंदर हम लोगों का सेशन होते हैं, और 5 डे वीक हम लोग उसको करते हैं। उसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, एजिलिटी एंड बैलेंस, और आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर जिसको हम एक्सप्लोसिव पावर डेडिकेटेड टू गेम स्पेसिफिक, वो करते हैं। और इवनिंग में हम लोग प्योर टेक्निकल करते हैं। तो 5 दिन का एक शेड्यूल हमारा फिक्स है, तकरीबन 2 घंटे सुबह ये रहता है, और शाम को 2 घंटे वो रहता है। और क्योंकि एक राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, उसके तहत मुझे राजकीय सेवाओं में आने का मौका मिला। तो दिन के अंदर अभी मैं ऑफिस संभाल रहा हूँ और शाम को और सुबह मैं अपना वर्कआउट कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं मिल पाता है। जी जी। और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, और थोड़ा डाइट भी मिसमैच हो जाती है इस कारण जी से। जी। तो लेकिन कभी ऐसा लगता है कि भाई वुशु को जितना लोगों को जानना चाहिए था, या जो पहचान मिलनी चाहिए थी इस खेल को, वो नहीं मिल पा रही है, कभी कभी फील होता है इस चीज़? देखो, आपने तो मेरा एक छुपा हुआ दर्द था उसको बाहर निकाला है। मेरा ही नहीं, हर वुशु खिलाड़ी का दर्द है, और इतना बड़ा दर्द है। मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाते हैं जी। उसके अंदर जब रिजल्ट आता है ओवरऑल मेडल टैली, तो उसके अंदर हर राज्य के मेडल काउंट करते हैं, फिर वो किसी भी खेल का हो, चाहे फिर वो कैनोइंग का हो, या वेट लिफ्टिंग का हो, एथलेटिक्स का हो, साइकिलिंग हो, बास्केटबॉल हो। तो वहाँ पर हम लोग स्टेट देखते हैं कि राजस्थान ने कितने पदक जीते, यूपी ने कितने पदक जीते। तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में हुआ लास्ट ईयर, उसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते वुशु खेल में, सबसे ज़्यादा। कितना था? एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं, 5 उसमें स्वर्ण पदक थे, बहुत गजब। और तकरीबन 3 से 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, और 3 या 4 ही तो उसमें पहली बार शामिल हुआ?
नहीं, शामिल तो ये काफ़ी 2015 के अंदर केरला नेशनल गेम्स हुए थे, तब भी एक स्वर्ण पदक हमारे राजस्थान के मुकेश चौधरी हैं, जो कि अभी CI है, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर ही है, उनका जॉब लगी। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सांडा के अंदर, सांडा वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीता। देखो ये भी एक बहुत बड़ा दुख है हम लोगों का कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि सरकार ने घोषणाएं बहुत सारी करी जी, और उनको फुलफिल वो नहीं कर पा रही हैं। मैं मेरी ही एग्जांपल देता हूँ जी। सर, मैंने NIS कर रखा है, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत रखा है, मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीत रखे हैं, स्टेट के अंदर भी मेरे बहुत सारे मेडल हैं। अब आप उसके बदले के अंदर आपने मुझे आउट ऑफ टर्न के अंदर एक नौकरी दी। इसके अंदर एक तो ऐसा क्लॉज नहीं है कोई भी कि अगर आप मेडल के बाद प्रमोशन लाते हो तो आपको मेडल लाते हो किसी भी टूर्नामेंट में तो आपको कोई प्रमोशन, ऐसा कुछ क्लॉज है ही नहीं। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाया हूँ, मुझे इंक्रीमेंट मिला है 480 रुपये का मात्र। ये क्योंकि पॉलिसी में कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ यही लिखा है आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा 480 रुपये पर मंथ का। अगर आप इंटरनेशनल में ला रहे हैं तो 2 इंक्रीमेंट एक साथ मिल जाएंगे। तो मतलब बड़ा दुर्भाग्य है ये तो। अब उसके अलावा एक चीज़ और है कि आउट ऑफ टर्न में आप फर्स्ट ग्रेड की नौकरी के लिए लगा सकते हैं। तो पहली चीज़, जिसमें मैं एग्जिस्टिंग हूँ इसके अंदर कोई प्रमोशन की पॉलिसी नहीं है। नया के लिए मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, लेकिन मेरे से जो पहले के खेले हुए हैं, जो 2022 के हैं, जो 2023 के हैं, उनको अभी तक नहीं मिली है नौकरी, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल एथलीट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। पहला दुख तो ये। दूसरा, राजस्थान वुशु का ऐसा खेल है जो कि नेशनल गेम्स 2000 लास्ट ईयर जो 38वें नेशनल के उसमें सबसे ज़्यादा पदक, उससे पहले जो हुआ गोवा के अंदर उसमें भी सबसे ज़्यादा पदक वुशु ने ही जीते। उसके अंदर सबसे ज़्यादा पदक वुशु ने ही जीते दोनों नेशनल गेम्स में। इसके अलावा जो सीनियर नेशनल होते हैं उसके अंदर चाहे सब जूनियर कैटेगरी हो, जूनियर कैटेगरी हो, सीनियर कैटेगरी हो, तीनों के अंदर राजस्थान या तो चैंपियन है, फर्स्ट रनर है या सेकंड रनर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं सिर्फ 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी नहीं बोल रहा हूँ। CRPF, SSB, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, तकरीबन 34 से ज़्यादा यूनिट्स पार्टिसिपेट करती है और ऐसे में राजस्थान ऑल ओवर चैंपियन बनी है लास्ट सीनियर नेशनल में ही। इसके बावजूद भी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का ध्यान इस और क्यों नहीं गया? और अगर गया है, मैं पूछ रहा हूँ, अगर गया है तो क्या एक्शंस आपने लिए? आप स्टेट स्कॉलरशिप हमारी बंद कर दी है, उसके पीछे में कारण स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही। आप अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हो या उससे ऊपर हो तो मिलेगी, लेकिन स्टेट की स्कॉलरशिप है जो है वो बंद कर दी गई है। और उसका कारण कोई बहुत ही अनोनमस है कि 2006 में किसी गेम का जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम लोग देंगे और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन चालू भी नहीं हुए। रीज़न ये है बताया कि जो खेल 2006 में रजिस्टर्ड है हम सिर्फ उसी को देंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन चालू करोगे तभी तो कोई खेल रजिस्टर होगा। रजिस्ट्रेशन चालू भी नहीं करा, स्कॉलरशिप इसने बंद भी कर दी है। अब एक खिलाड़ी है, सपोज यहाँ पर उसने स्टेट में 1 लाख रुपए की घोषणा है, बाकी कई खेलों को मिल रही है, कईयों को हटा दिया गया है। अब ऐसे खिलाड़ी के पास क्या ऑप्शन है? आपने स्टेट में गोल्ड मेडल जीता और आप किसी कारण से नेशनल में नहीं जीत पाए, आपकी मेहनत तो साल भर की है ना, आपने वहाँ पे ब्लड भी दिया, पूरी मेहनत करी, आपने अपना स्वेट भी दिया, सब कुछ आपने दिया, इन रिटर्न गवर्नमेंट बोलेगी कि आपका गेम रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस लड़के की कहाँ गलती है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ सर, मैं बताना चाहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा खेल जो इतना रिजल्ट दे रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के पास सिर्फ इकलौते कोच है जो मेरे कोच है राजेश कुमार टेलर सर। 2013 के बाद से सर आज तक 3 बार आपने घोषणा करी प्रशिक्षक की हम भर्ती निकालेंगे। अभी लास्ट वाली मैंने भी भरी, 500 रुपये की DD भी भरी, 500 रुपये की DD भर के जमा कराई, थोड़े दिनों बाद आया उसको रद्द कर दिया गया। और DD का क्या हुआ वो सरकार जाने, या तो हम लोग तो 500 रुपये रिफंड भी नहीं हुए। नहीं, ये तो उसका तो कुछ जवाबदारी नहीं है और ये चीज़ गलत। ठीक, उसका मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब एक अच्छा, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ जी, सारी क्वालिटी है मेरे पास, अगर कोच बनने की गवर्नमेंट उसको अगर यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है तो ये किसकी कमी है? हम 2030 में ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हैं सर, 2029 में। हाँ, जो नेक्स्ट ओलंपिक के उसके लिए बिडिंग हम कर रहे हैं, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ग्रामीण खेल हमने करवाए जी, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा माहौल बना दिया। अगर वहाँ पे कोई पेरेंट्स बोलता है मैं मेरे बच्चे को XYZ गेम में भेजना चाह रहा हूँ, सपोज मैं एथलेटिक्स बहुत कॉमन है 100 मीटर में, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ही गिने चुने शायद 3 से 4 ही सिंथेटिक ट्रैक है हमारे पास। अगर कोई ऐसा भीलवाड़ा के अंदर है या फिर कोई ऐसा जिला है जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो सब कराया ऑर्गेनाइजेशन, इसका अर्थ क्या निकला? वुशु खेल का अभी तक एक ऑफिशियल हमारे पास मैट नहीं है सर।
पूरे राजस्थान में पूरे कहीं नहीं? राजस्थान में ऑफिशियल एक भी टूर्नामेंट नहीं, हम अभी भी घास के ऊपर ही कर रहे हैं। और कोई आपकी जानकारी में देश के अंदर? देश के अंदर साई के जितने भी सेंटर हैं भारतीय खेल वहाँ पर हैं। प्राधिकरण के वहाँ पर हैं। उसके अलावा कुछ राज्य है जिन्होंने खुद के दम पर? दम पर, जैसे कि उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड ने मंगा रखा, और भी कई सारे हैं। तो ग्रामीण खेलों में वुशु था? ग्रामीण खेलों में नहीं था, अभी जो सांसद खेल महोत्सव हुए उसके अंदर वुशु था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास आपने फौज जी को भेज दिया है जंग लड़ने के लिए और आप बोलें कि बंदूक वो आपको मिलेगी सीधे जंग बॉर्डर पे मिलेगी, जंग चालू हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है उसका 100% होगा क्या? वो नहीं दे पाएंगे। सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ घास के ऊपर, वहाँ पर मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ एक कारपेट के ऊपर। कारपेट की ग्रिप जो जूते की होती है कारपेट पे, क्या वो घास पर मिल पाएगी? तो चोटिल होने का भी ज्यादा खतरा है? चोटिल होने का प्रैक्टिस खतरा के दौरान? बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को 10 जगह ढूंढना पड़ता है। अगर हम लोगों को जंप्स की प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग कभी जाएंगे कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग मिल जाए, यहाँ पर कहीं पर क्रैश मैट मिल जाए। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर एथलीट को आप बनाएंगे कैसे? इतनी सारी जो चीज़ें हैं, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना भी चाह रहा है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन मेरे जो मुझे याद हैं, या तो आप साई के अंदर भेजिए। अब साई में भी साई उन्हीं खिलाड़ियों को लेके जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अच्छा करा है, लेकिन ग्रास रूट का बच्चा अगर नेशनल लेवल तक पहुंच ही गया है फिर वो साई में जाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आप ग्रास रूट पर कैसे रेडी करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल नहीं सर। आज तक एक इंडोर के लिए हम रोक गए, बारिश का मौसम अभी चल रहा है, बारिश अगर आ रही है तो हमारे टूर्नामेंट बाधित है। बारिश के अंदर हम प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे। अगर 4 दिन बारिश कर रहे हो तो हम लोग 4 दिन की छुट्टी है हमारी। तो अभी सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं कि सरकार किस तरह इस खेल को प्रमोट करे, या फिर बाकी जो अन्य खेल हैं जो छिपे हुए हैं या जिनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है खेल प्राधिकरण का, क्या अपेक्षाएं हैं आप? तो सरकार से डिमांड बहुत ही बेसिक सी हैं। मतलब हमको कुछ बहुत हाई फाई या भयंकर, मैं विश्व स्तरीय नहीं बोल रहा हूँ जी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप एक ग्रास रूट लेवल को स्टार्ट कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक इंडोर स्टेडियम हम लोगों की डिमांड है कि एक इंडोर स्टेडियम, लाइक चौगानी स्टेडियम है जहाँ पर हम लोगों का मतलब राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो वुशु के खिलाड़ी वो इसी ग्राउंड से निकले हैं। जी। हाँ। या फिर हमारे नवनीत गौतम जी हैं जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक तक में भारत का नाम रोशन किया, वो भी चौगान के ही खिलाड़ी हैं। चौगान एक बहुत जाना माना और बहुत पुराना एक खेल मैदान है। वहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम, हम उसकी ऐसी डिमांड है कि वहाँ पर केवल स्पेसिफिक टू गेम अगर आपको दीजिए, फॉर एग्जांपल कि कबड्डी को एक मिल गया, वुशु को एक मिल गया, और वहाँ पर सिर्फ गेम स्पेसिफिक चीज़ें ही करे जाए। इससे हमारे बहुत सारे लाइक नेचुरल जो चीज़ें हैं, सर्दी, गर्मी, धूप, तपन, बारिश, इन चीज़ों से हम बचेंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ गई। दूसरी चीज़ 15 अगस्त 26 जनवरी आ रही है तो बार बार हमारा पूरा बंद है, 15 दिन 20 दिन तक आपको अंदर जाना ग्राउंड मिलेगा ही नहीं। इसका लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ नेशनल गेम्स उत्तराखंड के अंदर 26 जनवरी तक पूरा चौगानी स्टेडियम बंद था। 27 तारीख की हमारी रिपोर्टिंग थी। 5 से 6 दिन हम लोगों ने कभी पास का कोई गार्डन है, कभी वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कहाँ कर रहे हैं। माना सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन या अल्टरनेट होना तो चाहिए ना। लेकिन हमारे नेशनल प्लेयर्स किसी गार्डन में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं या दूसरी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जी हरकिश, इसके अलावा जो गवर्नमेंट से जो बेसिक चीज़ें थी, अगर आपने घोषणा करी है सर स्टेट लेवल पे मेडल की, तो उसको चालू करवाया जाए। किसी कारण से नहीं हो रहा है तो उस कारण को दूर करो ना। अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, बीच में रोड है, तो मैं घूम करके जाऊंगा ना, लेकिन पहुंचना तो है। लेकिन सरकार तो बोल रही है अच्छा रोड है तो लगे रहने दो। सर उन बच्चों का क्या होगा? मैं तो जवाब पूछना चाह रहा हूँ एक, कि उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपना सब कुछ लगाया, 2 साल 3 साल मेहनत करी, उन्होंने राजस्थान के अंदर स्टेट चैंपियनशिप में मेडल जीता, किसी कारण से नेशनल के अंदर उसकी इंजरी हो गई या फिर वहाँ पर वो दूसरी तीसरी फाइट जो मेडल बाउट है वो हार गया, तो उसकी 3 से 4 साल की जो मेहनत थी उसके बदले अगर वो स्टेट का जो 1 लाख रुपए उसको मिल जाएगा, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वही उसका डाइट का सोर्स है, वही उसका आना जाना है। अब बच्चा घर से स्टेडियम आ रहा है, स्टेडियम से घर जा रहा है, प्लस उसको केवल रोटी सब्जी के ऊपर हम नहीं चला सकते। वो अगर अब अपना थोड़ा बहुत प्रोटीन खा रहा है, थोड़ा बहुत अगर अपना एग ले रहा है, मिल्क ले रहा है, दही ले रहा है, तो उसका खर्चा वो कब तक अपने पेरेंट्स से लेगा। और जब रिजल्ट इन केस अगर नहीं आया, सर घर वाले भी ये बोलते हैं क्या करेगा जाके। और राजस्थान में बेटा काहे करे लो, घर बैठ। तो उसके पीछे अगर 1 लाख रुपए सर वो बहुत है। अगर 1 लाख रुपए आता है तो पेरेंट्स को मोटिवेशन है वो कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ तो घर में आ रहा है, कुछ आ रहा है। बिल्कुल उसके बेसिक सी बाद सोच होती है। अगर आपने नौकरी के लिए जो बोला है कि बिन पारी नियुक्ति वाला, तो सर प्लीज़ उसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाए। 2023 के बच्चों का अभी तक नौकरी लंबित है।
न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस एक्शन को और फास्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे नौकरी में लगे हैं जी, उनके साथ भी सर कुछ तो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि अगर उसने कुछ मेडल जीता है तो उसका कुछ प्रमोशन की पॉलिसी आप बना दें, या फिर अगर वो रिलैक्सेशन चाह रहा है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, आप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हवा में ही करो, आप उसका प्रोग्रेस देखिए कि जब उसने ज्वाइनिंग करी उससे पहले क्या प्रोग्रेस थी, 2 साल 3 साल का उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करो। उसके बाद अगर उसको वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा उसका रिलैक्सेशन दे दीजिए, मुझे थोड़ा ट्रेनिंग के बाद मुझे रिकवरी की ज़रूरत है, थोड़ा सा दे दीजिए। अब अगर आप नॉर्म्स में ही लिख देंगे तो उसको आपको विभाग मना नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी विभाग जो है वो एक दो स्पष्ट रूप से बोलता है कि आपको सिर्फ 2 घंटे की और 2 घंटे शाम की छूट है, इसके अलावा आपको आना ही पड़ेगा। 9:30 से सर 9:30 से 6 का टाइम है, तो 2 घंटे की छूट का मतलब हुआ सर कि 11 से 4 आपको जाना ही पड़ेगा। अब सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने सुबह स्ट्रेंथ या फिर मैंने एक्सप्लोजिव वर्कआउट करा है, मेरी बॉडी में फटीग है, टायर्डनेस, मैंने एक ब्रेकफास्ट लिया और मैं वहाँ पहुँच गया मेरे ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर पहली बात तो जो मेरी मील है, क्या मैं वो मील जो मैं घर पर ले पाता बना करके रेडी करके, क्योंकि सिर्फ दाल रोटी हम लोगों का मील नहीं होता, थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक होता है और कंपटीशन टाइम पे और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, वो मैं वहाँ पर नहीं ले पाऊँगा। मेरे रेस्ट नहीं हुआ, मेरी रिकवरी नहीं हुई। 4 बजे मैं फ्री हुआ, घर पहुँचा, तुरंत बैग पैक करा, एनी हाउ 4:30 बजे फिर प्रैक्टिस है, फिर वहाँ पर मुझे जाना है। तो इसका कुछ ना कुछ आप ऑल्टरनेटिव निकालिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप सबके लिए कर दो, लेकिन कुछ प्रोग्रेस आप देखिए ना, 2 साल 3 साल का कुछ रिपोर्ट कार्ड देखिए, अगर उसके बाद लगता है कि एलिजिबल है तो आप उसको करिए आगे। तो इसके अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है? एटलीस्ट अभी हम लोगों का दिसंबर में एक टूर्नामेंट है जी, मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, समहाउ मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है अलवर अभी जी, अब मैं डेली अप डाउन वहाँ से कर रहा हूँ, और उसका रीज़न यही है क्योंकि अलवर के अंदर वुशु खेल की जो मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल पा रही। अब मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे उस टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करना है तो मैं मेरा 100% कैसे दूँगा? ट्रेनिंग कहाँ करोगे? कुछ भी नहीं है। तो इसका कुछ तो ऑल्टरनेटिव आप निकालिए। और ये मेरा ही नहीं, ये सारे उन खिलाड़ियों का है जो कि बिन पारी नियुक्ति के तहत लगे हुए हैं। सिर्फ वुशु एक स्पेसिफिक नहीं बताता रहा, ये हर खेल के अंदर है। और दूसरी चीज़ खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक टाइपिंग टेस्ट आप लोगों ने रखा है नौकरी में लगने के। एक तो है अनुकंपा नियुक्ति जी, दूसरा है कि अगर आप बिन पारी नियुक्ति से लगते हैं, तो बिन पारी नियुक्ति से अगर कोई खिलाड़ी लग रहा है, उसने पूरा फोकस अपना दिया है गेम के ऊपर। अगर आपने बोला है कि टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है, तो थोड़ी सी इसमें शिथिलता अगर आप दे देंगे तो उन खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि रोज़ 2 से 2.5 घंटे आपको टाइपिंग के लिए निकालना, फिर क्लियर करना, जैसे मेरा तो क्लियर हो चुका जी, लेकिन मैं नहीं मानता कि हर खिलाड़ी इतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा, कर लेगा। थोड़ी सी अगर उसमें शिथिलता मिल जाए तो उन खिलाड़ियों को भी बहुत भला हो जाएगा। ये थोड़ी सी कुछ बहुत बेसिक सी डिमांड है। इसके अलावा अगर आप बहुत थोड़ा सा प्रोफेशनल जा रहे हैं, जी, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, फिर आप आ जाइए सिंपली सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को रेप्लिका करने में। भारतीय खेल प्राधिकरण का एक पॉलिसी है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, जिसको NCOE के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि राजस्थान सरकार आप क्यों नहीं कर पा रही? सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अच्छा दिया है रिजल्ट्स, उनको वहाँ पर वो लोग रखते हैं, साइंटिफिक स्टाफ देते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी वही रखेंगे, पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट आपको जो ऐसा होना चाहिए वो देंगे। वो आप राजस्थान में एक भी साई का सेंटर क्यों नहीं है? एक भी सेंटर नहीं है सर, एक भी नहीं है राजस्थान। केंद्रीय सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है जी, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर चला रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वुशु का या फिर कई मतलब NCOE सेंटर तो साई का तो एक भी नहीं है, जो स्पेसिफिक साई का है वो एक भी नहीं है। कोलैबोरेशन में जरूर है कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल विद कोलैबोरेशन ऑफ साई, वो जरूर है, लेकिन NCOE एक भी सेंटर नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? अगर वो आ जाता है तो खिलाड़ियों की न्यूट्रिशन, सर आप मानो जो न्यूट्रिशन आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो NCOE में मिल रहा है वो न्यूट्रिशन हम घर पे नहीं ले, उसमें आपकी मील डिसाइड होती है कि आपको इतना ग्राम प्रोटीन एक मील में मिलेगा ही मिलेगा, इतना कार्ब्स आपको मिलेगा। वो चीज़ एक सामान्य वर्ग वाला अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपको नारियल पानी रोज का अगर 40 रुपये का लेना है, आप 4 दिन तक कर लोगे, 5वें दिन पिताजी बोलेंगे कि बेटा कब तक घर पे बैठ केला खा लिया अगर एक केला वो तेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वो ऑप्शन अगर हम, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये बाकी की चीज़ें ऑर्गेनाइज मत करो, आप बिल्कुल सांसद खेल महोत्सव करो, आप बिल्कुल ग्रामीण खेल महोत्सव करो, लेकिन एंड यूज़र पे उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? उसके बाद कितने खिलाड़ी निकल पा रहे हैं?
उसके बाद कितने कोच निकल पा रहे हैं। अगर वो चलो आपने माहौल बना दिया, सब बूस्टअप हो गए, वो खेलने के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोच ही नहीं है, क्योंकि 2013 के बाद कोई विज्ञप्ति नहीं निकली। अगर कोई खेलने जा रहा है तो उसके पास कोच तो दो। आपने माहौल बना दिया, सबको पावर बूस्ट कर दिया, सब रेडी भी हो गए, सब खेलना भी चाह रहे हैं, कहाँ ना हमारे पास ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड्स अगर कहीं पर है भी तो वहाँ पर कोचेज़ नहीं है। अब सर रोटी कपड़ा मकान तो सबकी बेसिक नीड है, तो ऐसे एथलीट को कोच की तो नीड रहेगी। तो अगर कोच ही नहीं रहेगा तो कहाँ से उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये बहुत छोटी सी और बहुत एसेंशियल नीड है सर ये तो। हालांकि खेलों को लेकर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी महोत्सव आयोजित भी कर रही है जी। लेकिन जो आप जैसे खिलाड़ियों की समस्याएं हैं, जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को लेकर कभी कोई ड्राफ्ट आपने सरकार तक भेजा हो? जी ऐसा कोई? जी, इस टाइप का अभी कुछ सुझाव मांगे गए थे जी। लास्ट ईयर ही। वो हम लोगों ने सुझाव लिखे थे और बाकायदा एप्लीकेशन लिखे के अंदर हमने दी भी थी, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। उसका आगे क्या हुआ ये तो भगवान जाने या फिर सरकार। कितना टाइम हो गया? तकरीबन साल भर के आसपास ही हो चुके हैं। साल भर तक अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है जी। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि केंद्र के अंदर तो काम बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय खेल की फ्रिक्वेंसी 4 साल में एक बार होती है। उसके आने के बाद बैक टू बैक हुआ, पहले गुजरात हुआ, फिर गोवा हुआ, उत्तराखंड हुआ, और इस साल मतलब जनवरी के अंदर हम लोग मेघालय के अंदर एक्सपेक्ट है जो हुआ। तो ये तो बैक टू बैक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कम्पीट कर पा रहे हैं। सेम वैसा ही माहौल मिलता है जो हम लोगों को इंटरनेशनल में मिलता है। जी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मगर थोड़ा सा अगर राज्य सरकार भी अगर करते तो खिलाड़ियों का इतना भला हो जाएगा कि आप पूछ नहीं सकते सर, क्योंकि एक बहुत ऐसी है दुखती नस है। और सबसे मेन चीज़, अब आप मुझे बोलोगे कि दूसरा कोई काम कर ले, करने में कर रहा हूँ और कर भी लूँगा, लेकिन एक जो दिल जो जुड़ा हुआ है ना, हाँ, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। खिलाड़ी दूसरा काम कर लेगा, मर मर के कर लेगा, लेकिन कब तक करेगा? कब तक करेगा? उस चीज़ का दुख बहुत होता है, क्योंकि आप जिस चीज़ से जुड़ चुके हो वो चीज़ आपके मरते दम तक नहीं जा सकती। बिल्कुल। लेकिन सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना भी चाहिए। लेकिन अर्केश्वर जी, थोड़ा इस मुद्दे से सरकार तक हमारी बात हमारे चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी बात पहुंचे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि इस चीज़ को देख रहे होंगे और अर्केश्वर जी की बातों पर ध्यान देंगे। उनकी डिमांड्स जो हैं, उनके खेल की डिमांड्स या बाकी जो अन्य खिलाड़ियों की डिमांड्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अर्केश्वर जी, थोड़ा आपके उस जीवन पे चलेंगे जब आपने मेडल जीते, जब आपके उपलब्धियां टीवी पर दिखाई जाती हैं, पेपर में छापी जाती हैं, तो एक कैसा महसूस होता है, क्या लगता है उस वक्त? क्योंकि मैंने देखा जनरल नॉलेज की जो बुक्स आती हैं उनमें भी आपके नाम आ रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ा आपके जो फीलिंग है उसको हमारे साथ साझा करें। जी। तो सबसे पहले तो जब चाइना का वाकया बताऊंगा जी। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा था कि थोड़ा सा प्रेशराइज हो ही जाते हैं जी। तो वहाँ पर प्रेशर था एक, मगर टेंशन नहीं थी। टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 100% करना है और ऑब्वियसली मैं मेरा बेस्ट वहाँ पर करूँगा तो मेरा मेडल अच्छा आएगा। समहाउ मेरा मेडल जो एक्सपेक्टेशन में लेकर के गया था उससे थोड़ा सा पीछे रहा। मैं ब्रॉन्ज मेडल पे सेटिस्फाई हुआ। फिर वहाँ पर जो सबसे अच्छा कि जब पोडियम के ऊपर आप खड़े होते हैं, फिर उसके बाद जब आपको नेशनल फ्लैग आपके पीछे कंधों के ऊपर होता है, वो प्राउड जो फीलिंग है वो शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊँगा मैं। लेकिन थोड़ा ऐसा था कि मुझे ये लगता है कि हर पेरेंट्स को एक बार अपने बेटे को, बच्चों को खेल के अंदर भेजना चाहिए। वो जुझारूपन और वो जो फीलिंग है वो आप पैसों से या किसी भी चीज़ से नहीं खरीद सकते। वो एक बहुत ही ऐसी फीलिंग थी कि जिसके पीछे फिर सब कुछ, एक बार बोलते हैं ना जो लाइक एक कहावत है कि जब आप मरते हैं उस टाइम पे आपको 6 सेकंड का फ्लैशबैक हो जाता है। जी जी जी। तो उस टाइम पे मुझे फ्लैशबैक के अंदर मेरे पेरेंट्स दिखे, मेरे कोचेस दिखे, जिन जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, सब एकदम फ्लैशबैक से चले गए। वो वाली बहुत अच्छी फीलिंग थी। फिर जब इंडिया में आए तो काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ, मेरे होम ग्राउंड के ऊपर मेरा अच्छा स्वागत हुआ, मेरे कोचेस के द्वारा स्वागत हुआ और पेरेंट्स के द्वारा काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला। तो एक बहुत अच्छा था। और फिर जब न्यूज़पेपर में आती है तो उसके बाद जब रिलेटिव्स न्यूज़पेपर में कटिंग की फ़ोटो खींच के जब भेजते हैं तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ हमारे बेटे ने कुछ किया। फिर जब न्यूज़पेपर के अंदर आती है या फिर पीटीआई के जो आजकल सिलेबस के अंदर काफ़ी नाम आया, तो काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं तो बोलते हैं भाई आजकल छा रहा है। तो थोड़ा सा हाँ लगता है कि हाँ थोड़ा सा तो हमने मेहनत करी है।
अपने गुरु राजेश जी के बारे में संक्षिप्त में आप। देखिए, वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में बोलने के लिए जी क्योंकि वो सिर्फ खेलों के अलावा भी एक जीवन के ऊपर छाप छोड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। हर कंडीशन को कैसे टैगल किया जाए ये उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई सिखा पाएगा मुझे। बहुत ही ज़्यादा जब एक्सट्रीम प्रेशर होता है, चाहे से फिर वो टूर्नामेंट के दौरान हो या फिर वो किसी भी चीज़ के दौरान हो, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सिस्टमेटिक वे से चलना है, या फिर किसी भी चीज़ को प्रॉपर कैसे कर सकते हैं हम या बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी है ना। फॉर एग्जांपल कि हमको बहुत बड़ी चीज़ करनी है तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं हम कैसे कर पाएंगे, तो उसको ब्रेक इवेंट्स करके छोटे छोटे स्टेप में लेके करना, ये मैंने उनसे ही सीखा है। और उनका जो रेस्पेक्ट है वो तो शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊँगा, मगर इतना है कि पिता तुल्य हैं और पिता से कम नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा है, लड़कियों के लिए वुशु गेम में कितनी संभावनाएं बन रही हैं? जो हम लोग जिसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं जी, उसके लिए सबसे अच्छा खेल है वुशु। और इसलिए ही कह रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे हमारी ऐसी खिलाड़ियाँ हैं, फीमेल एथलीट्स हैं, जिन्होंने वुशु के अंदर के आकर के अपना खेल, अपने साथ अपने परिवार का खेल, पूरा ही खेला बदल डाला। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। मेरे साथ की खिलाड़ी हैं नीलम चौधरी जी, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेला। अब उससे इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है ये आप देखें। जब वो खेलने लगी, उनके साथ पेरेंट्स ने उनके छोटे सिस्टर को भी भेजा, नेशनल मैच तक जीता समहाउ। एक जो मैं चीज़ बोल रहा था कि स्कॉलरशिप का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब उन्होंने पदक जीता तो स्कॉलरशिप आई। स्कॉलरशिप से उन्होंने अपनी सिस्टर को भी भेजा। उसके बाद घर में भी लगा कि हाँ कुछ ना कुछ आने लगा है, और वो माहौल ऐसा बन गया है कि उनके पेरेंट्स से कोई भी पूछ रहा है तो बोलते हैं आप भी अपने बच्चों को खेल में भेजिए। अब उससे उनकी फैमिली के अंदर, क्योंकि वो भी बहुत निम्न वर्ग से आते हैं, पूरी फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि खेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जाने के लिए, बच्चों के आगे निकलने के। और फीमेल्स के लिए जो कि जिन्हें पहले बोलते हैं कि आपको सिर्फ घर में ही रहना चाहिए, उनके लिए आप घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकल के आप राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना, तो एक पूरा उनके मोहल्ले के अंदर, पूरे आसपास के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि सारी कॉलोनी की लड़कियां अब खेलों के अंदर जाना शुरू हुई है। तो उससे एक सेल्फ डिफेंस तो है ही, उसके अलावा एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो है ना, सेल्फ डिफेंस के अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन द विमेंस, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। एक ऐसी और एक साथ की एथलीट है मेघा जोशी, उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता जी। उसके बाद उन्हें भी नौकरी मिली। पूरा उनका एनवायरनमेंट, मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि किस वर्ग से आप आ रहे हो, उसके बाद आसपास की चीज़ें कितनी बदली है सिर्फ एक लड़की की वजह से, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। उनकी वजह से घर के अंदर, आसपास के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो बदलाव देखने को मिला है, उसके मैं ये बोलना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए वुशु एक ऐसा खेल है जो आपको खुद को भी निखारता है और आपके साथ वाले, आपके पूरे परिवार को निखारता है। और दूसरी चीज़, आजकल जो केसेस होने लगे हैं, जो महिलाओं के साथ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक स्टैंड अलोन वाली जो चीज़ें हैं कि अगर आपको कुछ होता है तो मैं ही कुछ संभाल लूँगी, या फिर जब पेरेंट्स भी जब बोलते हैं कि हाँ उसकी हमको इतनी चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वुशु की खिलाड़ी, अगर कोई बदतमीजी या कुछ करने की कोशिश करेगा, वो सेल्फ डिफेंस हाथ लगाने की भी अगर किसी ने कोशिश हिम्मत ही नहीं करेगा तो उसका जवाब कैसे देना है, तो थोड़ा निश्चिंत रहते हैं। और आज के ज़माने में हर लड़की को ये सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा एज ए प्रोफेशनल आप एथलीट ही बने, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बिना अगर आप जा रहे हैं तो कमज़ोर की इज्जत कहीं पर भी नहीं होगी। समय का अभाव है। और अर्केश्वर जी, अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा कि जाते जाते आप 2 लाइन में हमारे इस भारत के लिए, इस राजस्थान के लिए और इन खेलों की दुनिया के लिए क्या कहना चाहेंगे, और क्या हमारे युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे, दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैसेज है कि वाडा की लिस्ट के अंदर इंडिया थोड़ा ऊपर चल रहा है। आप खेल के अंदर रुझान करें, प्रोहिबिटेड जितने भी सब्सटेंसेस हैं प्लीज़ उसको यूज़ ना करें, ये आपकी लाइफ को प्रॉपर स्पॉइल कर देगा। शॉर्टकट्स किसी चीज़ का नहीं है, आप मेहनत करें, डिसिप्लिन से रहें, अपने गुरुजन के जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, सच बता रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करें। गुरुजी ने बोला है कि यहाँ जाना है तो जाना है, उन्होंने बोला है कि 3 घंटे की प्रैक्टिस है तो करनी है। आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो छोटे छोटे कदम आपको चैम्पियन बना देंगे। सिंपली नो शॉर्टकट्स, प्योर डिसिप्लिन,
फॉलो द स्टेप्स, दिस इज द कंसिस्टेंसी एंड दिस इज द वे फॉर द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद अर्केश्वर जी इस खास बातचीत के लिए, और हमें उम्मीद है कि ये बातचीत हमारे दर्शकों को, जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, उसको ज़रूर पसंद आएगी। तो अंत में हम ये इतना सा ही कहेंगे कि पसीने की हर बूंद जब तिरंगे की शान बन जाती है, तब किसी खिलाड़ी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, प्रेरणा बन जाती है। जो गिरकर भी उठता है वही इतिहास लिखता है, जो देश के लिए खेलता है वही भारत का भविष्य दिखता है। अर्केश्वर जी, आपने अपनी मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों से ये साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो छोटे शहर से निकलकर भी विश्व मंच तक पहुंचा जा सकता है। आपकी यात्रा हजारों युवाओं को प्रेरित करती है। और सपने देखिए, मेहनत कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। NSE9 न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आने वाले वर्षों में आप भारत के लिए और भी बड़े पदक जीतें और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनते रहें। मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे थे NSE9 न्यूज़। आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू NSE9, बहुत बहुत धन्यवाद।